बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम इकाई 5 जो कि कृतिका भाग 2 से संबंधित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इकाई भाग 2। इकाई भाग 2 पर जो हमारे आवंटित अंक हैं वह है 8 अंक। इसमें हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित हैं और 2 अंक के प्रश्न भी इसमें हमारे सम्मिलित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे वह हमारा होगा सही विकल्प का चयन कर उत्तर हमें लिखना होगा। तो हमारे 4 विकल्प दिए होंगे एक प्रश्न पर। उसमें जैसे कि आपको यहाँ पे पटल पर दिखाई दे रहा है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो क्या लगाया था? मरहम, दवाई, पिसी हुई हल्दी, तुलसी का रस। इन चारों में से आपको जो सही है वह विकल्प चुन करके लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ रेड किया हुआ है या लाल जो आपको पोर्शन अंकित किया हुआ है वो इसका सही उदाहरण है, सही उत्तर है। वो हम लिखेंगे माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई थी। भोलानाथ का असल नाम था। तो जो 4 नाम आपको उत्तर में दिए जाएंगे उनमें से कोई एक उत्तर आपको इसमें चुन करके लिखना है। तारकेश्वर नाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इनमें से जो 4 उत्तर हैं उसका सही 4 उत्तर में से एक उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है। उसमें जो आपका जो सही उत्तर होगा वह है तारकेश्वर नाथ। तीसरा प्रश्न जो हमारा बनता है वह है मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है फटकना, साफ करना, चुनना, धोना। तो ये जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना है, वह आपका होगा साफ करना। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए, चूहे, बंदर, चिड़ई और बिच्छू। तो इसका सही उत्तर है बिच्छू। ये आपको एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पे समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और उनका आपको किस प्रकार से चयन कर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन्हीं की श्रृंखला में अगला जो प्रश्न आता है वह आता है रिक्त स्थान पर सही शब्द चुनकर लिखना होता है। हमें रिक्त स्थान दिया जाता है और उसमें हमें 3 विकल्प भी रिक्त स्थान में चयन करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको विकल्प यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, ये सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझाया जा रहा है। प्रश्न पत्र में आपके 3 विकल्प भी दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक सही उत्तर का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर का तिलक लगाते थे। कभी कभी हम बाबूजी भी लड़ते थे। भोलानाथ और उसके साथी के बिल में पानी उलीचने लगे। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे। इसका सही उत्तर होगा मृदंग। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। भोलानाथ के पिता रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखते थे। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। तो चूंकि मैंने तो ये सब मुझे इसके उत्तर याद हैं, पर इसको आपको उत्तर याद करने के लिए आपको पाठ अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे पाठ के पीछे नहीं दिए गए हैं, वो पाठ के अंदर से ही बनाकर पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले पाठ पढ़ने की आदत डालिए, उसका ध्यान केंद्रित होकर के अध्ययन कीजिए और फिर आप उसकी तैयारी कीजिए। आइए अब हम अगला जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में जान लें कि वह कौन सा होता है। वह होता है सत्य असत्य कथन लिखिए। जैसा कि आपको पाठ्यक्रम पटल पर दिखाई दे रहा है कि तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। भोलानाथ को मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया। हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे। 4 लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। ये बच्चों आपको प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर जब आप लिखेंगे सत्य असत्य कथन तो वो सिर्फ आप प्रश्न का क्रमांक डालेंगे वहाँ पे
और उसके समक्ष आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, वहाँ आपको जो सत्य है कथन तो सत्य लिखना है, और यदि असत्य कथन है तो उसके असत्य ही लिखना है। पूरा प्रश्न उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हमारा समय का दुरुपयोग होता है। आइए, जो अब हमारा अगला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में बनता है वह होता है सही जोड़ी। सही जोड़ी का हम मिलान करके हमें बनाकर लिखनी होती है। अक्सर हम क्या करते हैं, सही जोड़ी बनाने में ये गलती करते हैं, या तो हम ये वाला पोर्शन लिख करके ये नहीं लिखते, सिर्फ एक ही पोर्शन लिख देते हैं, या फिर हम जो सही जोड़ी लिखते हैं उसमें हम नंबर अंकित कर देते हैं दोनों लिख करके, इसके आगे 1 2 3 4, या फिर हम यहाँ पे ऐसे एरो या तीर कमान चला देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है आपका सही जोड़ी लिखने का। जब आप सही जोड़ी उत्तर पुस्तिका में लिखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आ जो स्तंभ है उसके आगे आप पूरी सही जोड़ी आपके उतारिए। इसके बाद जो सही उत्तर है वो इस तरीके से आपके उसके समक्ष ही सही उत्तर आपको उतारना चाहिए। आपको ना तो तीर कमान लिखना चाहिए, ना ही आपको 1 2 3 4 करके अंकित करना चाहिए, और ना ही कोई एक भाग लिख के उसको छोड़ना चाहिए। तो जैसे कि माता का अंचल, इसमें से सही हमारा जो उत्तर होगा वो शिव पूजन सहाय की रचना है। मैं क्यों लिखता हूँ, वह हमारे अज्ञेय जी की रचना है, इसका हम मिलान करेंगे। निबंध मैं क्यों लिखता हूँ अब में आएगा। साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है। उपन्यास का अंश जो है माता का अंचल एक उपन्यास का अंग है। इस हिसाब से हम सही जोड़ी का सही उत्तर का मिलान करके लिखेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे हो गए थे 4 प्रश्न। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो एक वाक्य में उत्तर पर आधारित होता है। बच्चे, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि जब उत्तर पुस्तिका में कई बार देखने में आता है कि एक शब्द का एक वाक्य में जो उत्तर लिखना होता है आप एक शब्द में लिख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंक कटने की वहाँ बहुत ही संभावना रहती है। तो जब आप एक वाक्य में उत्तर, यदि आपको प्रश्न पूछा गया है तो उसका पूर्ण रूप से एक वाक्य में ही उत्तर देना चाहिए, ना तो आपको उससे अधिक लिखना चाहिए, ना ही उससे हमें कम लिखना चाहिए। जैसे कि हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास देहाती दुनिया माना जाता है। अगला प्रश्न, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, तो विपदा के समय भोलानाथ मैया के अंचल में जाता है। भोलानाथ का असल नाम क्या था, भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है, तो साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है, या इसकी विधा यात्रा वृत्तांत है। इस प्रकार से जिस शब्द सीमा के अंतर्गत हमें प्रश्न पूछा गया है उसी शब्द सीमा में हमें इसका उत्तर भी देना है। अर्थात एक वाक्य में पूछा गया है तो उत्तर भी हम एक वाक्य में ही लिखेंगे, ना कि एक शब्द में लिखेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कृति का भाग 2 में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 2 अंक के प्रश्न हैं। 2 अंक के प्रश्न भी या तो पाठ के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं, या पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे नहीं, तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अंदर वाले प्रश्नों का बाहर जो आपके पाठ के पीछे अंकित प्रश्न हैं उनको तो आप उत्तर जो आपके शिक्षक ने या विषय शिक्षक ने लिखवाए होंगे उनको आप याद कर लेंगे, पर जो अंदर से प्रश्न बनाकर यदि पूछ लिया तो उसके लिए आपको अतिरिक्त तैयारी करने की आवश्यकता होगी। जैसे कि कुछ प्रश्नों के उदाहरण यहाँ दिए हैं। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। अगला प्रश्न, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। गंतव्य को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो ये कुछ प्रश्नों के उदाहरण आपके समक्ष हैं, ये आपको तैयार करने हैं। ये कुछ
मुख्य प्रश्न रहते हैं, ये अक्सर प्रश्न पत्र में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अंदर ये संभावित है, ये नहीं है कि यही आएंगे, ऐसा कुछ आपसे कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है। आइए अब हम अगली इकाई की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारी है इकाई 6। तो आइए बच्चों, अब इकाई 5 के बाद हम इकाई 6 पर आते हैं। इकाई 6 में हमारा जो अगला बिंदु है वह है अपठित बोध। अपठित बोध में हमें 2 पोर्शन में से हमारे प्रश्न बनते हैं, एक होता है अपठित काव्यांश और दूसरा होता है अपठित गद्यांश। तो अपठित काव्यांश और गद्यांश पर आधारित हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यह अथवा में होंगे। इसके इस इकाई पर आवंटित अंक हैं वह है 4 अंक। आइए अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। अपठित काव्यांश का जैसे कि 4 अंक में हमें उदाहरण दिया गया है, कोई भी आपको काव्यांश दे दिया जाएगा, उस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ करके वही जो आपको प्रश्न उसके नीचे लिखे गए हैं उनका उत्तर देना है। एक बात ध्यान रखने वाली यह भी है, या तो इसमें से 3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं या फिर इसमें 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 3 प्रश्न में यदि पूछा जाएगा तो एक प्रश्न आपका शीर्षक वाला हो गया, दूसरा प्रश्न कोई भी आपका काव्यांश के अंदर से वो पूछ सकते हैं, या फिर काव्यांश का भावार्थ हमें पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी हम इसमें व्याकरण से संबंधित भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 3 या 4 इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोई भी एक प्रश्न इसमें से 2 अंक का रहेगा, बाकी के जो 2 प्रश्न रहेंगे वो आपके 1-1 अंक के प्रश्न रहेंगे। और यदि 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे तो चारों प्रश्न 1-1 अंक के हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक आपको उदाहरण के लिए एक काव्यांश दिया जा रहा है, उसको आपको काव्यांश तो आप जितना पढ़ेंगे, जितनी उसकी तैयारी करेंगे काव्यांश की, गद्यांश की, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी और उसको आप अपनी अति सरलता से उत्तर पुस्तिका में हल कर सकते हैं। इसके जो अथवा में प्रश्न पूछा जाता है, पहला प्रश्न काव्यांश का भी हो सकता है, पहला प्रश्न गद्यांश का भी हो सकता है, या फिर अगला जो प्रश्न होगा वो काव्यांश का या गद्यांश का। हमने पहले काव्यांश का रख दिया, उसके अथवा में यहाँ पे रख दिया अपठित गद्यांश का। तो कोई भी आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, पहले उसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ करके जिस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है, किस बात की चर्चा की जा रही है, वही उसका शीर्षक आपको यहाँ पे देना होता है। तो जब तक आप उसको भली भांति पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसका शीर्षक निकल के नहीं आएगा। जैसे कि आपको मैं पहले भी काव्यांश में बता चुकी हूँ कि 3 प्रश्न भी हो सकते हैं, 4 प्रश्न भी हो सकते हैं। 3 अंक के या 3 प्रश्न होंगे तो कोई भी एक प्रश्न का आपका 2 अंक का रहेगा और बाकी के 1-1 अंक के प्रश्न रहेंगे। और यदि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 4 प्रश्न 1-1 अंक के हो सकते हैं। तो ये अपने प्रश्न पत्र निर्माण करने वाले पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से हम इसके उत्तर वहाँ पे देंगे। ये आपको सिर्फ उदाहरण स्वरूप यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए अब हम अगली इकाई की ओर बढ़ते हैं। अगली इकाई हमारी होगी पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमारे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, औपचारिक पत्र पर आधारित और अनौपचारिक पत्र से संबंधित लेखन। इस पर आवंटित अंक हैं 4 अंक। या आवंटित अंक में हमारा एक जो पत्र होगा वह होगा औपचारिक पत्र और दूसरा जो पत्र हमें पूछा जाएगा वह होगा अनौपचारिक पत्र। अब इस पर हम किस प्रकार से हमारे अंक आवंटित रहते हैं वो हम ध्यान दे लेते हैं। संबोधन लिखने पर, औपचारिक पत्र की अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, संबोधन लिखने पर हमें 1 अंक मिलता है। सिर्फ यदि हम संबोधन सही लिखेंगे तो हम सही संबोधन लिखेंगे, हमें 1 अंक मिलेगा। उसका हम यदि विषय सही लिखेंगे तो 1 अंक मिलेगा। पत्र का मुख्य भाग यदि हम लिखेंगे तो उस पर हमें 1 अंक मिलेगा। और आवेदक का समापन, प्रेषक लिखने पर, स्थान, दिनांक इत्यादि लिखने पर 1 अंक मिलेगा। तो 4 अंक हमारे इस तरह से विभाजित रहते हैं पूरे औपचारिक पत्र में। तो हम इन अंकों की कहाँ ये हमें सही चीज़ें लिखनी है, किस प्रकार से सही चीज़ें लिखनी है, संबोधन सही लिखना है, विषय सही लिखना है, पत्र का मुख्य भाग सही लिखना है, ये सभी हम लिखते जाएंगे सही तो हमें पूरे 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इन 4 अंकों की हमें कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार हम उसको परीक्षा में लिखने जाएंगे, वह प्रारूप भी हम आगे समझेंगे।
पहले हम अनौपचारिक पत्र की भी बात कर लेते हैं। अनौपचारिक पत्र में जिस प्रकार से औपचारिक पत्र में अंक आवंटित थे, उसी प्रकार अनौपचारिक अंक में भी अंक आवंटित किए गए हैं। इसमें भी संबोधन सही लिखने पर 1 अंक, पता लिखने पर 1 अंक, पत्र का मुख्य भाग लिखने पर 1 अंक और समापन, प्रेषक लिखने पर, स्थान, दिनांक इत्यादि लिखने पर 1 अंक हमें प्राप्त होगा। तो हम अधिक से अधिक तैयारी किस प्रकार से करें कि हमें अधिक से अधिक हमारे पत्र में अंक मिल जाएं, तो हम इस प्रकार से ये तैयारी करके देख सकते हैं। संबोधन सही लिखेंगे, पता सही लिखेंगे, पत्र का मुख्य भाग सही लिखेंगे, समापन, प्रेषक और स्थान, दिनांक इत्यादि भी सही लिखेंगे, तो हमें पूरे के पूरे 4 अंक परीक्षा में प्राप्त हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, इसके प्रारूप पर अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि पत्र लिखना सबको आता है, पर पत्र लिखने का जो सही तरीका होता है, सही ढंग होता है, एक प्रारूप के अंतर जो हम पत्र लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं, वह हमारी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और उसमें हम अपने अंक गवा बैठते हैं। तो प्रति लिखने के बाद कहाँ प्रति लिखा जाएगा, आप एक जो यहाँ पे स्पेस निर्माण कर लीजिए, एक हाशिया दे लीजिए, इसके बाद ही अपने को पत्र लिखना चाहिए। कहीं भी लाइन कोई आगे हो जाती है, कोई पीछे हो जाती है, वहीं हमारे अंक कट जाते हैं। प्रति लिखिए, प्रति के बाद आप अल्प विराम लगाइए, फिर आप किसको पद लिख रहे हैं, किसको पत्र लिख रहे हैं, वह ध्यान देने वाली बात है, वहाँ आपका आएगा। फिर उसका पदनाम आएगा, पता आएगा। यदि आप विद्यालय में कोई पत्र लिखा जा रहा है तो प्राचार्य आएगा, प्रति प्राचार्य। पद का नाम आने के पश्चात हमारा उनका पूरा पता आएगा, हम स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, किस कारण से क्यों पत्र लिखा जा रहा है, तो विषय में हम क्यों पत्र लिख रहे हैं ये पूरा यहाँ पे हम अंकित करेंगे। कारण संबंधी विषय वस्तु, किस कारण पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा विवरण हमारा इस पोर्शन में आएगा। और अंत में हम आएगा दिनांक, कब हम पत्र लिख रहे हैं, वहाँ दिनांक हम यहाँ पे अंकित करेंगे, और किसने ये पत्र लिखा है वह भी हम यहाँ पे अंकित करके, ये पूरा जो प्रारूप आपके समक्ष दिया जा रहा है उसके अंतर्गत ही हमें पत्र लिखते हुए पूरे के पूरे अंक प्राप्त करने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण बता रही हूँ। प्रति लिख दिया, फिर यहाँ किसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे। विषय, यदि हम शाला शुल्क मुक्ति के लिए पत्र लिख रहे हैं तो विषय में यहाँ आ जाएगा। विनम्र निवेदन है कि मेरे परिवार की या मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं शाला का शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ, अतः निवेदन है कि मुझे मेरे शाला का शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। इस तरह से ही आप पत्र लिख देंगे। अंत में यहाँ धन्यवाद देंगे, प्रार्थी लिखेंगे और दिनांक भी आप यहाँ पे अंकित करेंगे। तो ये 2 आपको प्रारूप यहाँ समझाने के उद्देश्य से बताए गए हैं। इनको आप अच्छे से अभ्यास करते हुए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए नोट करिएगा। इसके अनुसार ही आपको पत्र लिखना है। अब पत्र में सामान्यतः होने वाली गलतियां कौन कौन सी होती हैं, ये हम अगर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो फिर हमारी वो कमियां हम किस प्रकार से दूर कर पाएंगे वह भी देखेंगे। संबोधन में जैसे प्राचार्य के स्थान पर यदि कोई महिला प्राचार्य होती है तो हम उनको अक्सर क्या लिख देते हैं, प्राचार्या लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि हमेशा प्राचार्य ही वहाँ पे लिखा जाएगा। महिला या पुरुष, कोई पद में कोई महिला या पुरुष या कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पद कभी भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होता। तो यदि हमारा कोई यदि महिला प्राचार्य है या पुरुष प्राचार्य है तो यहाँ पे सिर्फ हम प्राचार्य ही लिखेंगे। अल्प विराम, पूर्ण विराम या विराम ना लगाना, यह भी हमारी बहुत सारी कमियां हो जाती है। कहीं हम अल्प विराम नहीं लगाते हैं, कहीं पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, या कहीं का कुछ लगा देते हैं, वह हमारी जो गलती हो जाती है उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, प्राचार्य लिखने पे, प्रति लिखने पे, प्रार्थी लिखने पे, आज्ञाकारी लिखने पे या फिर कृपया लिखने पे, कृपया को कृपा को कृपया कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वो भी गलत हो जाता है। या फिर एक और जो हमारी अक्सर होने वाली गलती है वह होती है अव्यवस्थित प्रारूप।
जब हम प्रारूप के अंतर्गत ही पत्र नहीं लिखेंगे तो वो हमारा पूरा पत्र गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा ही महत्व हमारा जो है वो प्रारूप का ही खेल है। पत्र में प्रारूप के अंतर्गत ही पत्र लिखा जाना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रारूप का, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब कुछ औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पर दृष्टि डाल लेते हैं। कुछ अक्सर जो पूछे जाते हैं वह पत्र कौन कौन से होते हैं वह देख लेते हैं। वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने का निवेदन करते हुए अपने शहर के नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। इस प्रकार से भी हमारा प्रश्न आता है। अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये हमारे हो गए औपचारिक पत्र। कुछ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अब कुछ ये हमने जो दिए हैं नीचे वह हैं अनौपचारिक पत्र। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। तो बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिताजी को परीक्षा की तैयारी के संबंध में बताने के लिए, बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए, प्रथम श्रेणी या प्रावीण्य सूची में अपने मित्र को बधाई देने के लिए। तो बहुत सारे पत्र हमें लिख के, यदि हमें प्रारूप का सही पता है, सही हम प्रारूप में लिखना यदि आ गया, तो हम किसी भी पत्र को बहुत ही अच्छे से प्रारूप के अंतर्गत लिखते हुए अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो इकाई 8 है और ये अंतिम इकाई भी है, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इस इकाई पर भी हमारे जो आवंटित अंक हैं वह अंक हैं 8 अंक। ये इकाई जो हमारी पूछी जाती है वह है निबंध लेखन से संबंधित। निबंध लेखन में हमारा 4 अंक का आता है। किसी एक विषय पर हमें किसी एक शीर्षक पर अनुच्छेद किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना होता है। इसके बाद ही इसमें इकाई में हमारी 2-3 चीज़ें पूछी जाती है, वह है अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन। यह भी हमारे निबंध लेखन की ही इकाई में सम्मिलित है। ये हमारे 3 अंक के होते हैं और निबंध लेखन जो हमारा होता है वो 4 अंक का होता है और वो हमें रूपरेखा सहित ही लिखना होता है। 3 अंक के जो हमारा एक प्रश्न आएगा वह आएगा किसी एक विषय पर हमें शीर्षक पर अनुच्छेद लिखना है, संवाद लेखन लिखना है, हम उस पर विज्ञापन लेखन भी रहता है, सूचना लेखन भी रहता है और 4 अंक का जो होता है वो हमारा निबंध लेखन होगा। अब निबंध लेखन कैसे करेंगे? निबंध लेखन में हम प्रस्तावना में क्या लिखेंगे यह भी हम बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि अक्सर बच्चे यही गलती कर जाते हैं, कुछ का कुछ लिख देते हैं और हमारे निबंध में अंक कट जाते हैं। प्रस्तावना में निबंध के प्रारंभ में उसकी प्रस्तावना या भूमिका लिखी जाती है। पुनः आप इसको समझ लीजिए बच्चों, निबंध के प्रारंभ में उसकी प्रस्तावना या भूमिका लिखी जाती है। निबंध की प्रस्तावना रोचक होनी चाहिए। इसके द्वारा पाठक के मन में निबंध को विस्तार पूर्वक पढ़ने की उत्सुकता जाग उठती है। ऐसा ना हो कि वो 1-2 लाइन पढ़ करके और फिर उसमें कोई उत्सुकता ही जागृत ना हो और वह पूरा निबंध हमारा पढ़े ही ना। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी बिंदु है कि हमें प्रस्तावना बहुत ही हमारी आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रस्तावना संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो भी वो बोझिल हो जाएगी। जहाँ तक संभव हो थोड़े वाक्यों में निबंध के मुख्य विषय के बारे में संकेत कर देना चाहिए, जिसे कि हम रूपरेखा कहते हैं। अगला जो हमारा पोर्शन होता है मुख्य अंश या विषय विवरण। प्रस्तावना के बाद निबंध से संबंधित सामग्री को 4 या 5 छोटे छोटे अनुच्छेदों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उसके सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जा सके। मुख्य घटना, भाव या विचार प्रस्तुत करते समय उसके क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है, साथ ही विचार तर्क संगत हो। इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो विचार हों वो है ना हवा में हम तीर ना चलाएं, हमारे वो विचार हों, जो हमारे वाक्य हैं, जो हम लिख रहे हैं वो तर्क संगत होने चाहिए। और भाषा प्रभावशाली,
हमें यहीं वहीं कहीं भी कैसे भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम कक्षा 10 में जब हम आ गए हैं तो हम एक स्तर पर आ गए हैं, वहाँ हमारे शब्दों का चयन बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हमें करना रहता है। विषय की पुष्टि के लिए जो भी उदाहरण या प्रमाण चुने जाएं वे सरल, आकर्षक तथा प्रभाव उत्पादक हों। सभी अनुच्छेद आपस में इस प्रकार संबंध हो कि विचारों की एक अटूट श्रृंखला बनी रहे। ऐसा नहीं कि एक का दूसरे से कोई संबंध स्थापित ना हो। भाषा विषय के अनुरूप हो तथा शुद्ध, सरल, स्पष्ट करती हुई तथा प्रभावशाली हो तो पाठक निबंध को पढ़कर प्रभावित होगा। तो इन बिंदुओं का भी बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखते हुए निबंध के आगे बढ़ना है। आगे जो हमारा निबंध का अंतिम चरण होता है वह है उपसंहार। यदि हम उपसंहार नहीं लिखेंगे, उसका निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तो हमारा निबंध अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए हमें अधूरा निबंध नहीं लिखना है बच्चों, हमें उसका उपसंहार जो निष्कर्ष होता है वह अच्छे से लिखना है, जिससे कि हमारे जो पाठक है उसके दिमाग पर, पटल पर एक छाप अंकित हो जाए। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। यहाँ विषय वस्तु के विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। निबंध का अंत ऐसा होना चाहिए कि उसका स्थायी प्रभाव पाठक पर पड़ सके। प्रस्तावना की भांति उपसंहार भी एक ही अनुच्छेद का होता है। संक्षिप्त होने पर भी निबंध के इस अंग में पाठक को प्रभावित करने की सबसे अधिक क्षमता होती है। तो आपको इसको पढ़ के समझ में ही आ गया होगा कि उपसंहार लिखना कितना आवश्यक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन, जो कि हमारा अक्सर 3 अंक का प्रश्न इसमें बनता है और बहुत ही 3 अंक बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये देख लेते हैं। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी भाव या विचार विशेष को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध, लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को कम से कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। इसे भाव पल्लवन भी कहा जाता है। इसे लिखने का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होता है, जो पाठक के मन पर सीधे प्रभाव डालता है। अतः यह एक प्रभावी एवं उपयोगी लेखन शैली है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, निबंध लिखते हैं और निबंध में लिखते लिखते वो एक अनुच्छेद के प्रारूप में ही निबंध लिख देते हैं, तो वह बिल्कुल गलत हो जाता है। निबंध एक अलग विधा है और अनुच्छेद एक अलग लेखन विधा है। विज्ञापन लेखन भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। हमने टीवी में तो बहुत सारे विज्ञापन देखे ही हैं, पर जब हम खुद भी एक विज्ञापन निर्माण करते हैं वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम विज्ञापन लेखन को समझ लेते हैं। विज्ञापन शब्द को 2 शब्दों के योग से बना है, वि धन ज्ञापन। वि का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी, अर्थात किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से जानकारी देना विज्ञापन लिखना कहलाता है या विज्ञापन लेखन कहलाता है। सूचना लेखन, किसी भी महत्वपूर्ण बात या तथ्य या विषय को कम से कम शब्दों में सटीक ढंग से लिखना सूचना लेखन कहलाता है। अक्सर आप विद्यालय में देखते होंगे कि जब हमारी कोई अवकाश लगने वाले होते हैं या पर कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है तो हमारे प्राचार्य या कोई वरिष्ठ अधिकारी की हमारे पास कोई सूचना आती है, उसी को हम सूचना लेखन कहते हैं। संवाद लेखन क्या होता है बच्चों? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को संवाद कहते हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 व्यक्तियों के आपस की बातचीत को संवाद लेखन कहते हैं। संवाद जितना सहज, स्वाभाविक तथा सजीव होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। व्यक्ति अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद का सहारा लेते हैं। संवाद जितना सहज तथा रोचक होगा, जीवंत जितना सहज और रोचक होगा उतना ही प्रभावित करेगा। अच्छी बातें सभी सुनना और पसंद करना पसंद करते हैं, तो यहाँ संवाद लेखन भी आपके 3 अंक का आता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण आपको दिया गया है। बहुत से क्या करते हैं, संवाद लेखन को अनुच्छेद लेखन के प्रारूप में लिख देते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही गलत हो जाता है। संवाद लेखन में मोबाइल के उपयोग पर संवाद लिखना है, तो मोबाइल के उपयोग पर 2 व्यक्तियों की या 2 मित्रों की बातचीत भी हो सकती है, पिता पुत्र की भी हो सकती है, माता पुत्री की भी हो सकती है, शिक्षक और विद्यार्थी की भी हो सकती है।
यहाँ पे हमने दो मित्रों के बीच का संवाद यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे जब 3 अंक का हम संवाद लिखेंगे तो 3 अंक में 3 बिंदु हमारे एक मित्र के और जो अन्य मित्र हैं उसके 3 बिंदु हमें लिखने होंगे, तभी हमें पूरे 3 में से 3 अंक प्राप्त करेंगे। एक एक वाक्य भी ना लिखें और ऐसा नहीं कि पूरे 2 पेज भर दें संवाद लिखने में, तो वहाँ भी हमारे अंक कट जाएंगे। तो यहाँ पे एक संवाद का जो आपको उदाहरण दिया हुआ है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके अनुरूप आपको अन्य संवादों की भी तैयारी करनी है। अब एक यहाँ पे निबंध का मैं एक प्रारूप बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से निबंध लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जब निबंध लेखन आता है तो निबंध लेखन आता है रूपरेखा सहित, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो ना तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा निबंध लिखना है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा निबंध लिखना है। हमें सटीक और सारगर्भित शब्दों में विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करते हुए निबंध लिखना है, जिसमें रूपरेखा अवश्य रूप से होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, शीर्षक ना लिखते हुए शुरुआत निबंध लिखने की कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता है किस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है। सबसे पहले शीर्षक लिखिए कि आप कौन से विषय का आपने चयन किया है प्रश्न पत्र में निबंध लिखना का, तो वहाँ पे शीर्षक लिखते हुए फिर आपको रूपरेखा के बिंदु लिखने हैं। यहाँ पे एक जो अपना शीर्षक है वो पुस्तकालय का महत्व है, उसमें हमने यहाँ निबंध लिए हैं, बहुत सारे रूपरेखा के बिंदु लिए हैं। जो रूपरेखा है उसमें सबसे पहला जो बिंदु होगा वो होगा प्रस्तावना, दूसरा बिंदु पुस्तकालय की उत्पत्ति, पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रकार और पुस्तकालय के लाभ, और अंतिम बिंदु हमारा उपसंहार। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बीच के भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनके बिना हमारा निबंध की रूपरेखा या निबंध अधूरा रहता है। रूपरेखा लिखना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमारी 1 अंक हमारा रूपरेखा का निश्चित रहता है, 4 अंक का यदि हमारा निबंध रहता है तो रूपरेखा जब हम लिखते हैं तो वो हमारी 1 अंक की होती है। रूपरेखा के बिंदुओं का विस्तार हम किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला शीर्षक हमने जो देखा था वह था पुस्तकालय का महत्व, तो उसमें हमारा पहला बिंदु था प्रस्तावना। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पुस्तकालय यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक धन आलय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ एवं अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। यह हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत आ गया बच्चों। प्रस्तावना लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुस्तकालय की उत्पत्ति, पुस्तकालय 2 शब्दों के योग से बना है। पुस्तकों का घर, केवल पुस्तकों को एक स्थान पर एकत्रित करने अथवा एक कमरे में भर देने से पुस्तकालय नहीं बन जाता। ये अवधारणा भी हमारी नहीं होनी चाहिए। पुस्तकालय तो एक ऐसा स्थान है जिसके उपयोगावादी या सुनियोजित विधान होता है। पुस्तकालय का महत्व, ये निबंध जो आपको एक उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है, इसी का आधार बनाते हुए आपको अन्य निबंध की तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पे जो अगला बिंदु हमने रूपरेखा में लिखा था वह था पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों का समूह होता है। वह ये पुस्तकें पाठकों को कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए प्रदान की जाती हैं। जब समय समाप्त हो जाता है तो वे पुस्तकें वापस कर देते हैं और नई पुस्तकें ले लेते हैं। पुस्तकालय सबका सच्चा दोस्त। हमारे देश में प्रत्येक पाठक प्रत्येक पुस्तक खरीद नहीं सकता, बहुत कम लोग ऐसे कर पाते हैं। पुस्तकालय सार्वजनिक संपत्ति है। ऐसा नहीं होता है कि हमें तो जीवन में बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी होती हैं तो हम सारी की सारी पुस्तक क्रय तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक पुस्तकालय की शरण में जाते हैं। अगला बिंदु है पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रकार। इनमें से प्रथम प्रकार के पुस्तकालय वे हैं जो विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में विद्यमान हैं। अध्यापकों, वकीलों, डॉक्टरों, साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों तथा अन्य ज्ञान पिपासुओं एवं धनाढ्यों के पुस्तकालय इसी श्रेणी में आते हैं। पुस्तकालय से लाभ, पुस्तकालय से अनेक लाभ हैं। ये ज्ञान का सक्षम भंडार है। पुस्तकालय एक ऐसा स्रोत है जहाँ से ज्ञान की निर्मल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है या बहती रहती है। अब इसका उपसंहार में हम लिखेंगे, आज हमारे देश में अनेक पुस्तकालय हैं परंतु अभी से अच्छे पुस्तकालय की बहुत कमी है।
अभी भी अच्छे पुस्तकालय की बहुत कमी है। इस अभाव को दूर करना सरकार का कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि हम सरकार पर ही निर्भर रह जाएं। अशिक्षा, निर्धनता, अधिकारों की अपेक्षा आदि के कारण हमारे देश में उपेक्षा के आदि के कारण हमारे देश में पुस्तकालय की हीन दशा है। पुस्तकालय का छात्रों के लिए विशेष महत्व है। आपके विद्यालय में भी एक पुस्तकालय रहता है, आप उसका कितना उपयोग करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो ये पुस्तकालय पर एक आपका निबंध था। निबंध में आप बीच बीच में कोई कोटेशन दे सकते हैं, कोई स्लोगन लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कोटेशन मैंने देने की प्रयास किया है। किताब एक ऐसा उपहार है या पुस्तक एक ऐसा उपहार है जिसे आप बार बार खोल सकते हैं। तो ये आपका एक निबंध लिखने का छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया है, वह आप समझकर अन्य निबंध की तैयारी कर सकते हैं। एक और, सभी निबंध की आप सबसे पहले रूपरेखा लिख लें, रूपरेखा याद कर लें और रूपरेखा लिखने के बाद आप उनके बिंदुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए निबंध की तैयारी कर सकते हैं। रूपरेखा में एक और मैं आपको उदाहरण स्वरूप यहाँ समझाने जा रही हूँ। जल ही जीवन विषय पर यहाँ पे रूपरेखा दी गई है। रूपरेखा का प्रथम बिंदु जैसे कि आपको पता है प्रस्तावना होता है। जल का महत्व इसका अगला बिंदु है। जल प्रदूषण कैसे रोकें, जल संरक्षण कैसे करें, जल संरक्षण के उपाय और अंत में उपसंहार इसका बिंदु है। तो ये सभी हम इस तरह से रूपरेखा अवश्य रूप से हम उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए और फिर उनके बिंदुओं का विस्तार करेंगे तो हमें अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। कुछ यहाँ पर आपको निबंध की तैयारी के लिए निबंध के शीर्षक दिए गए हैं, जैसे कि अक्सर वो प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है, जल ही जीवन है, विद्यार्थी और अनुशासन विषय है, जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान का महत्व, मेरी प्रिय पुस्तक, साहित्य और समाज और अनेक कई सारे निबंध हैं जिनकी तैयारी आपको करनी है। एक आधार और उदाहरण देते हुए मैंने आपको यहाँ समझाया है। आशा करती हूँ कि आप इस कक्षा से अवश्य लाभ लेते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र की तैयारी करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।